एथिकल इश्यूज़ इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। आज हम एथिक्स की बात करेंगे, उन अखलाकियात की बात करेंगे जो किसी भी प्रोफेशनल को मलहूज़ खातिर रखनी होती हैं। जब भी कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता है तो उसे कुछ एथिक्स का ख्याल रखना पड़ता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कोड्स ऑफ कंडक्ट कुछ एथिक्स दिए हैं, उनको अगर हम जान लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक क्लिनिकल सेटअप में कोई भी प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एथिक्स को कैसे ख्याल में रखते हुए प्रैक्टिस करता है। वाई डू वी नीड एथिकल प्रिंसिपल्स? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? एथिक्स की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? थेराप्यूटिक रिलेशनशिप्स आर अनबैलेंस्ड। जो थेरापी के दौरान क्लाइंट और काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के दरमियान एक रिलेशन होता है, वो अनबैलेंस्ड होता है। हु हैज़ मोर पावर? कौन डिसाइड करेगा कि किसके पास ज़्यादा पावर है? क्या क्लाइंट की ज़्यादा सुनी जाएगी या साइकोथेरापिस्ट अपनी ज़्यादा सुनवाएगा? तो इसके बारे में एथिक्स क्या कहते हैं। उसके बाद थेराप्यूटिक रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लिकेटेड। थेरेपी के दौरान क्लाइंट का अपने प्रोफेशनल के साथ, थेरापिस्ट के साथ जो एक ताल्लुक़ है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कभी उसका झुकाव क्लाइंट की तरफ हो जाएगा, कभी क्लाइंट का झुकाव साइकोथेरापिस्ट की तरफ हो जाएगा। तो ये टोटली प्रोफेशनल होना चाहिए। और प्रोफेशनलिज्म इसके बारे में क्या कहता है, एथिक्स इसके बारे में क्या कहते हैं? क्लाइंट्स इश्यूज प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लिकेटेड। जब हम कहते हैं कि थेराप्यूटिक रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट्स के जो इशू हैं, वो उनके जो मसाइल हैं वो पेचीदा हो सकते हैं। द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड। साइकोथेरापिस्ट का और क्लाइंट का जो आपस में एक रिलेशन होता है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो भी बड़ी पेचीदगी का शिकार होता है कि कौन किसकी सुनेगा, कौन कैसे मनवाएगा। ज़ाहिर है कि क्लाइंट ने अपना आप डिस्क्लोज़ करना है, साइकोथेरापिस्ट के सामने अपना आप डिस्क्लोज़ करना है। हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि जो थेराप्यूटिक रिलेशन है वो अनबैलेंस्ड होता है, वो बैलेंस नहीं होता। दूसरा पॉइंट हमने ये किया कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का मतलब है क्लाइंट के साइकोलॉजिस्ट के साथ जो ताल्लुकात होंगे ड्यूरिंग थेरेपी, उसके बारे में बात की है कि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेचीदगियों का शिकार होता है। इसकी वजह ये होती है कि क्लाइंट्स अपने मसाइल लेके आया है थेरेपिस्ट के पास, और थेरेपिस्ट भी तो इंसान है, वो भी ख़ता का पुतला है, उसके भी जज्बात हैं। तो कभी उसके जज्बात हर्ट हो सकते हैं, कभी उसके जज्बात लगाव का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, काउंटर ट्रांसफरेंस भी हो सकती है, ट्रांसफरेंस भी हो सकती है, यानी कि क्लाइंट इमोशनली अटैच हो जाए अपने साइकोथेरापिस्ट के साथ या साइकोथेरापिस्ट इमोशनली अटैच हो जाए अपने क्लाइंट के साथ। ऐसे में एथिक्स क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं कि अगर काउंटर ट्रांसफरेंस अकर हो जाए, यानी कि कोई भी साइकोथेरापिस्ट, कोई भी साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के साथ अगर इमोशनली अटैच हो जाए तो ऐसे में साइकोथेरेपी रोक देनी चाहिए, क्लाइंट किसी और को रेफर कर देना चाहिए। गॉट इट? थेरापिस्ट आर ह्यूमन एंड ह्यूमन आर फैलिएबल। खता के पुतले हैं इंसान, थेरापिस्ट भी तो इंसान है और इंसान सारे ही कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। खता के पुतले हैं, उनसे गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों से को कैसे रोका जा सकता है? कौन से एथिक्स हैं, कौन से रूल्स हैं प्रैक्टिस करने के कि आप जब प्रैक्टिस करो, क्लिनिकल प्रैक्टिस करो, तो आप उन रूल्स को, उन अखलाकियात को, उन अखलाकी पहलुओं को मद्देनज़र रखे हुए प्रैक्टिस करो। एथिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड गाइडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। एथिकल गाइडलाइन जो है, रहनुमाई, जो अखलाकी रहनुमाई की जा रही है, वो एक फ़र्द की अकाउंटेबिलिटी है, एक प्रोफेशनल की अकाउंटेबिलिटी है कि वो जवाबदेह है इन चीज़ों को लेके। ठीक है, अच्छा, कोई भी अखलाकी असूल को क्यों अपनाए? एक प्रोफेशनल होने के नाते वो एक ज़ाब्ते को, एक अखलाकियात को, रूल्स को फॉलो करेगा। एक तो यह चीज़ होगी। एक उसके अंदर की अच्छाई उसे तमीज़ सिखाएगी कि अगर कोई नहीं भी देख रहा तो फिर भी अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस के दौरान ये चीज़ मलहूज़ रखेगा। आप ज़रा इमेजिन करें, एक क्लिनिक है, ठीक है, एक सेटअप है, वहाँ पे एक साइकोथेरापिस्ट है और एक क्लाइंट है, दोनों बैठे हैं, दोनों के जज्बात हैं, दोनों के एहसासात हैं। अगर वो अखलाकियात को पसे पुष्ट डाल दें
तो वो क्लाइंट का कितने मसाइल बढ़ा सकता है, वो अपने कितने सारे मसाइल बढ़ा सकता है। ठीक है, तो कोई भी अखलाकियात को फॉलो क्यों करेगा? या तो एक प्रोफेशनल होने के नाते कोड्स ऑफ कंडक्ट को वो फॉलो करेगा, या फिर वो इतना नेक सीरत है कि वो इन चीज़ों को फॉलो करेगा। ठीक हो गया। व्हाट आर एथिकल कोड्स? एथिकल कोड्स आर गाइडलाइंस फॉर व्हाट थेरेपिस्ट कैन एंड कैन नॉट डू। एथिकल कोड्स एक्चुअली एक रहनुमाई पर मुश्तमिल चार्ट है जिसको फॉलो करना है थेरेपिस्ट ने, कि कौन सी चीज़ें थेरेपिस्ट करेगा ड्यूरिंग साइकोथेरेपी और कौन सी चीज़ों से वो गुरेज करेगा ड्यूरिंग थेरेपी, दैट हैव बीन डेवलप्ड बाय ईच थेरेप्यूटिक डिसिप्लिन्स ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी इंक्लूडिंग द ACA एंड APA। ये एथिकल कोड्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी दिए हैं और अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने भी दिए हैं। देयर आर 2 डायमेंशंस टू एथिकल डिसीजन मेकिंग। मैंने इसका तज़किरा पहले भी कर दिया है कि एथिकल डायमेंशंस हैं, 2 प्रिंसिपल एथिक्स हैं, वर्चुअल एथिक्स। मैंने आपको पहले भी इसका बता दिया। प्रिंसिपल एथिक्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ओवर्ट एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं, वो जिम्मेदारियां हैं जो ज़ाहरी तौर पर इंसान को दिख रही होती कि मैं कैसे आऊँ, मैं कैसे बातचीत करूँ, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, दुनिया भी देख रही है। ये वो एथिक्स होंगे जिनको फॉलो करते हैं हम दूसरे के लिए कि दूसरा हमें देख रहा है। एक है वर्चुअल एथिक्स, अबव एंड बियॉन्ड द ऑब्लिगेटरी एथिक्स एंड आर आइडियलिस्टिक। ये वो एथिक्स हैं जो आपके ज़ाती मामलात होंगे, आपका अंदर होगा, आपकी अंदरूनी कैफियत होगी कि आप अपने क्लाइंट के साथ किस तरह से पेश आते हैं। ठीक है, ये ज़ाहरी नहीं है, ये वो छुपे हुए एथिक्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं बिना किसी से सर्टिफिकेट लिए कि मैं सराहा जाऊं, कोई मुझे देख रहा है। ठीक है, ये वो एथिक्स हैं जो वाकई जेन्युइनली आप किसी क्लाइंट के साथ पेश आते हैं तो ख्याल करते हैं, आपके अंदर की अच्छाई है ये। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हैं जो वाज़े करने बहुत ज़रूरी हैं एथिकल इश्यूज़ को लेके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी सेटिंग में आपको लगता है कि ये एथिकल इशू अगर मैं सोचूं तो मैं ये काम ना कर सकूं, यानी कि सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है कि आप एक ख़ास सिचुएशन में हैं और उस सिचुएशन में आप कोई एथिक को फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप एथिक को फॉलो करें तो वो सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर सकोगे। मैं इसको मज़ीद डिटेल से बताता हूँ। एथिक्स क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं कि आप अपने क्लाइंट के साथ बड़े अच्छे अंदाज से, महज़ब अंदाज से बैठे, उसे धोखा ना करें, उससे जितनी बात कह रहे हैं उसे वाज़े तौर पे बात कहें, ये एथिक्स कह रहे हैं। और अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि अगर आपका क्लाइंट वाज़े सिचुएशन कह देने से कुछ चीज़ें छुपा लेगा तो आप उसे वाज़े चीज़ें नहीं कहोगे, कुछ पर्दे रखोगे ना, कुछ डिसीविंग करोगे। लेकिन एथिक्स तो कहते हैं कि ऐसे आप नहीं कर सकते, तो मिसफिट हो गया ना फिर। तो ऐसे ही कोई थेरेपी के दौरान बाज़-औक़ात ऐसे लम्हात भी आते हैं कि आप किसी एथिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिग्युइटी का शिकार हो जाते हैं, मुबहम सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं कि ऐसे में मैं क्या करूं, एथिक्स कुछ और कह रहे हैं, सिचुएशन कुछ और हो रही है। मैं आपको मज़ीद प्रैक्टिस के दौरान भी ये चीज़ बता दूंगा कि आप कैसे प्रैक्टिस के दौरान इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा तज़किरा कर देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मुझे एक क्लाइंट अलॉट हुई जो स्किज़ोफ्रेनिक थी। जिस्मानी तौर पे वो हेल्दी थी, आप उसे कह ही नहीं सकते वो बीमार है, उसका जहन भी बड़ी तेज़ी से काम करता था। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिक के पेशेंट्स में जो क्राइटेरिया होता है, जो सिम्टम्स होती हैं, वो उसमें पाई जाती थी। ऐसे में हमें एथिक्स का पूरी तरह से जानकारी नहीं होती, मालूमात नहीं होती। जब मैं गेट पे पहुंचता था हॉस्पिटल के तो वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होती थी और वो मुझे लेके वार्ड में जाती थी। एक रैपो बिल्ड हो गई थी या रैपो बिल्डिंग से भी आगे की बात हो चुकी थी। वो साइकोलॉजिकल टेस्ट करके नहीं देती थी। अक्सर ऐसा होता था कि जो हमने उसे जहनी आजमाइशें देनी होती थी साइकोथेरेपी के दौरान, वो उनसे इनकार कर देती थी। तो ऐसे में हमें मोटिवेट करना पड़ता था। तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने उसका चैलेंज कबूल किया। मैंने उसे थोड़ा बातों में लगाया और वो अपना लंच बॉक्स निकाल रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या खाने जा रही हो? तो उसने कहा मेरे पास दाल माश है
क्या आप भी खाएंगे? ऐसे में हम इनकार कैसे कर सकते हैं? अगर आप इनकार करोगे तो आपकी रेपो बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी। आपकी रेपो जो इस्टेब्लिश हुई है वो सारा किया कराया जो पीछे आपने उसके सेशन किए हैं वो सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो हम उसे बड़े आराम से मना कर सकते हैं या उससे लुकमा वो ले भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप फौरी तौर पे इनकार कर दो। ऐसे में क्लाइंट को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। वो समझेगा आपकी रेपो बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ जाए, वो समझेगा अच्छा मैं मरीज़ हूँ या इससे मेरे से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसने मुझे वो कहा कि आपको ये खाना होगा, आपको खाना पड़ेगा वरना मैं टेस्ट नहीं करूँगी, तो मुझे वो खाना पड़ा। फिर उसने कहा कि यहाँ बैठ जाओ, अपने बेड पे एक तरफ मुझे बैठने को कहा, मुझे बैठना पड़ा। आप समझ नहीं मेरी बात? तो ऐसे में हम क्या चीज़ देखें क्या चीज़ ना देखें। फिर जब टीम आई है विजिट पे तो उसने कहा मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इससे बात करूँगी, तो मुझे उससे बात करनी पड़ी, ठीक है। उसके सिम्टम्स के हवाले से, उसकी करंट कंडीशन के हवाले से। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एथिक्स हमें कुछ और कह रहे हैं, सिचुएशन किसी और तरफ जा रही है, तो ऐसे में बहुत सारे एथिक्स मिसफिट हो रहे होते हैं। तो ऐसे में आपके वर्चुअल एथिक्स जो हैं वो काम आएंगे, जो आपके अंदर की नेक नियति है वो काम आएगी। तो ऐसा हुआ कि उसने टेस्ट पकड़ा, एक HFD टेस्ट पकड़ा और MMPI टेस्ट पकड़ा। वो कहती कि मैं ये करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं ये टेस्ट कर लूँ तो आपको मेरे से शादी करना होगी, ठीक है। तो उसने क्लाइंट ने ये चीज़ कह दी। तो ऐसे में मैं अगर कहूँ कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, तो वो टेस्ट पहले ही फाड़ने को रेडी है कि मैं बस नहीं। तो उस सिचुएशन में मुझे कहना पड़ा कि उसने कहा कि मैं पहले आप मेरे से शादी करो फिर मैं ये टेस्ट करूँगी। तो अब मैं तो शादी नहीं कर सकता पहले या बाद में भी नहीं कर सकता इवन। तो मुझे ऐसे में कहना पड़ा कि ऐसा ना हो कि तुम शादी करने के बाद मुकर जाओ और तुम टेस्ट ना कर सको। तो ऐसे में मैं तो फिर मारा गया ना, आप मेरे से शादी भी करवा लो और बाद में टेस्ट भी ना करके दो। तो उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और उसने कहा चलो मैं टेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, टेस्ट के बाद शादी कर दोगे। तो जब मैंने उसे कहा कि देखेंगे अभी काफ़ी मसरूफियत है, ऐसा है, उसे एक मैसेज कन्वे कर दिया कि लेकिन उसने टेस्ट कर दिए इसी खुशी में या किस लहर में। तो मुझे ऐसे में फेक प्रॉमिस हम नहीं कर सकते। एथिक्स तो कहते हैं कि आपने जो प्रॉमिस किया है वो निभाएं। आप ऐसे प्रॉमिस ही ना करें जो आप नहीं निभा सकते। जी तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एथिक्स कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो हमें उसका इलाज करना भी ज़रूरी है। उसका इलाज करना जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम उसे टेस्ट करवाएं, ठीक है। और एथिक्स कह रहे हैं कि आप ऐसे बहाने नहीं कर सकते, तो हम उसे आधी सच्चाई पे लेके आएंगे कि ठीक है अभी देखेंगे, अभी ये शादी पॉसिबल नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन उसका जो वो एक उसने अपने और क्लाइंट ने अपने और साइकोलॉजिस्ट के दरमियान दीवार हायल कर ली, वो दीवार ब्रेक करना भी ज़रूरी है। अब वो दीवार बड़े तरीके से ब्रेक कर लोगे लेकिन क्लाइंट को भी कंट्रोल करना जानते हो। वर्चुअल एथिक्स आपके काम करेंगे ऐसे में। अगर आप बिल्कुल अखलाकियात से आरी हो जाएं, आप अपने प्रोफेशनल एथिक्स को भी साइड पे कर दें और वैसे भी अखलाकियात को साइड पे कर दें, तो आप तो जो चाहे करते फिरें, बेहयाई की तरफ कदम उठा लें। तो ऐसे में हमें ये चीज़ें सीखनी होंगी कि हम कैसे क्लाइंट का भला कर सकते हैं। उसने ना सिर्फ वो टेस्ट करके दिए बल्कि उसने बाकी सेशन भी फॉलो किए और उसमें काफ़ी बेहतरी आई, जबकि उसे पता है ये शादी नहीं करेगा। उसे मैसेज भी चला गया कि ये शादी नहीं करने वाला। तो ऐसे में मैंने वो क्लाइंट रेफ़र कर दिया किसी और को। मैं ऐसा क्लाइंट कैसे रख सकता हूँ? एथिक्स कहते हैं कि जब ऐसा, हालांकि काउंटर ट्रांसफरेंस नहीं थी, साइकोलॉजिस्ट इमोशनली अटैच नहीं हो गया था क्लाइंट के साथ, क्लाइंट हुआ था। तो जो कि आम इतनी सी रेपो बिल्डिंग में इतनी इमोशनल अटैचमेंट क्लाइंट की तरफ से होनी चाहिए, ज़रूरी होती है। अगर इमोशनली अटैच नहीं होगा क्लाइंट तो इलाज कैसे कर सकोगे आप? तो सम एक्सटेंट इमोशनली अटैच होता है आपका क्लाइंट आपके साथ, फिर ही काम आगे बढ़ता है। लेकिन एक ख़ास हद तक हो जाए तो मेरे अखलाकियात ने कहा कि इसे किसी और को रेफ़र कर देना चाहिए, लेकिन उसे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका था, उसे इंडिपेंडेंट कर दिया था मैंने।
ठीक है, कि वो मेरे पे डिपेंड करना, ये ना हो कि मैं रेफ़र करूं और वो बाद में उसे परेशानियां आ जाएं, उसे और सिम्टम्स का सामना करना पड़े। तो हमें उसे उसकी मशावरत से बड़े अच्छे अंदाज से उसे रेफ़र किया, उसे उसकी काफ़ी सारी सिम्टम्स ओवरकम भी कर चुकी थी। एथिकल कोड्स आर ऑफन एम्बिगुअस बाय डिज़ाइन, कि उनका तरीक़ाकार, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी डिफरेंट होती है, एक्चुअल सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है। ईच थेराप्यूटिक सिचुएशन इज़ यूनिक एंड समटाइम्स द कोड इज़ मिसफिट द सिचुएशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोड कुछ और कह रहा है और सिचुएशन कुछ और कह रही है, सिचुएशन की डिमांड्स कुछ और है। गॉट इट? एथिकल इश्यूज अफेक्टिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस। नंबर 1, थेरापिस्ट कॉम्पिटेंस। इसमें सबसे पहले माहिर नफ्सियात की महारत ये होनी चाहिए। अखलाकियात या प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं थेरापिस्ट नीड टू ओनली प्रोवाइड सर्विसेज फॉर विच दे आर क्वालिफाइड, कि साइकोथेरापिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ वही सर्विसेज प्रोवाइड करे जिसकी उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं, जिसकी उसके पास क्वालिफिकेशन है, जिसकी उसके पास डिग्री है। ठीक है, अब ज़रा हमारे यहाँ देखें क्या होता है। एक साइकोलॉजिस्ट अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लेता है, जो कि नहीं सही। साइकेट्रिस्ट जो है वो डॉक्टर लगा सकता है, उसके पास MBBS है, साइकोलॉजिस्ट के पास MBBS नहीं है। आपको फ़र्क पता होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट का और साइकेट्रिस्ट का। गॉट इट? साइकेट्रिस्ट मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, उन्होंने साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ी होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए पढ़ी होती है या उनको सिर्फ इसलिए पढ़ाई जाती है कि इसे डिफरेंट मेडिकेशंस या डिफरेंट मेडिसिन्स के एडवर्स इफेक्ट्स का पता हो। ठीक है, सिम्टम्स का पता हो कि कौन सी सिम्टम्स क्योर करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं और फिर उस मेडिसिन के क्या असरात होते हैं, ये चीज़ें उनको समझाई जाती हैं। इसलिए नहीं कि ये मेडिसिन देना शुरू कर दें। हमारे यहाँ जो डायग्नोसिस है वो साइकोलॉजिस्ट ने करना होता है। अनफॉर्चुनेटली डायग्नोसिस दूसरे लोग कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स रात कर रहे होते हैं, साइकेट्रिस्ट कर रहे होते हैं, और साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन रिकमेंड करना शुरू कर देता है। ये चीज़ें अनएथिकल है, ये अखलाकियात प्रोफेशनल एथिक्स के ख़िलाफ़ है ये बात। इसके बाद है क्लाइंट वेलफेयर, कि हमारी थेरेपी के दौरान हमें एज अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हमें अपने क्लाइंट की बेहतरी पे सोचना है। गॉट इट? सबसे पहले क्लाइंट नीड्स कम बिफोर काउंसलर नीड्स। क्लाइंट की नीड्स सबसे पहले, काउंसलर की नीड्स बाद में। एंड काउंसलर मस्ट एक्ट इन क्लाइंट्स बेस्ट इंटरेस्ट। और काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट पे काम करेगा। ठीक है, अपने मुफादात, अपने पैसे पे नज़र कम रखेगा, क्लाइंट्स की नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स पे ज़्यादा नज़र रखेगा। क्लाइंट वेलफेयर के बाद है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। ये आपने पहले भी पढ़ा है रिसर्च में भी। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का मतलब क्या है कि आपको अपने क्लाइंट को सबसे पहले इन्फॉर्म करना होगा कि आप किन चीज़ों से, किन सवालों से उसे गुजारेंगे, किन सिचुएशन से उसे गुजारेंगे, उसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं आप उसे पहले ही कन्वे कर देंगे सारी सिचुएशंस, सारे रूल्स ट्रीटमेंट के, सारे इंटरवेंशंस के बारे में उसे पहले ही आगाह कर दोगे। उसके केयर गिवर को पता होना भी ज़रूरी है। एक क्लाइंट के साथ जो आया है, जो उसे लेके आया आपके क्लिनिक में, आपने उसे सारा कुछ बताना है कि किस क्वेश्चनिंग से हम इसे गुजारेंगे। काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट मस्ट इन्फॉर्म क्लाइंट्स रिगार्डिंग नेचर ऑफ काउंसलिंग, कि हम इलाज कैसे करने जा रहे हैं इसका, एंड आंसर क्वेश्चंस, और उनके सवालों के जवाब भी देंगे, सो दैट क्लाइंट्स कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसके बारे में फिर क्लाइंट फैसला करता है कि मैं फैसला करूं या ना करूं, कि ये इन सिचुएशन से मुझे गुजारेंगे, ये मेरा इलाज मुआवजा इन तरीक़ों से करेंगे, तो क्या मुझे फैसला करना होगा इलाज करवाने का या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट होगा कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको पता है कि साइकोथेरापिस्ट पाबंद है, एथिक्स कहते हैं कि साइकोथेरापिस्ट अपने क्लाइंट को डिस्क्लोज ना करें, अपने क्लाइंट से ली गई इंफॉर्मेशंस को, मालूमात को सीगाए राज में रखें। हाँ, ये हो सकता है कि आप स्टडी पर्पस के लिए नाम लिए बिना उसकी मालूमात को समझा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए, सिखाने के लिए। गॉट इट? लेकिन आप उसे पब्लिकली नहीं बता सकते उन चीज़ों को जो आपका ड्यूरिंग थेरापी जो चीज़ें चल रही हैं, आप उसी थेरापी को उसी दौरान
उसी वक्त में कहीं और बता रहे हो, ये सही नहीं है, ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है। एक क्लाइंट ने बड़ी मुश्किल से अपना आप आपको शो करवाया है, अपनी बहुत ही पर्सनल बातें आपसे शेयर की हैं, चाहे वो लिख के की हैं चाहे वो बोल के की हैं। आप उसकी परमिशन के बिना वो बातें ना तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना ही किसी और को डिस्क्लोज कर सकते हो। गॉट इट? क्लाइंट्स मस्ट बी एबल टू फील सेफ विद इन द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। जब थेरेपी चलेगी, जब क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट का एक रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, उस दौरान में ज़रूरी है कि आपका क्लाइंट सेफ फील करे कि मुझे मुकम्मल भरोसा है इस आदमी पर या इस खातून पर कि ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरे से रिलेटेड मेरे मसाइल किसी और से शेयर नहीं करेगा या करेगी। फॉर काउंसलिंग टू बी मोस्ट इफ़ेक्टिव, काउंसलिंग के लिए ये चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव है कि आप अपने क्लाइंट के राज को राज रखें। गॉट इट? फिर ही काउंसलिंग बेहतर होगी। अगर उसी दौरान में आपके क्लाइंट को मालूम पड़े कि इसने तो फ़लाँ फ़लाँ मेरे अम्मी को बता दिया, मेरे अब्बू को चीज़ें बता दी, तो अब्बू के ज़बान से कोई लफ्ज़ निकलेंगे या अम्मी की ज़बान से कोई लफ्ज़ निकलेंगे, उस दौरान ही क्लाइंट ये फ़ैसला कर लेगा कि इस साइकोथेरापिस्ट के पास नहीं जाना, इस डॉक्टर के पास या इस साइकोलॉजिस्ट के पास हरगिज़ नहीं जाना, ये तो मेरी बातें बता रहा है दूसरों को। नेक्स्ट होगा डुअल रिलेशनशिप। डुअल रिलेशनशिप्स, डुअल कहते हैं दो को। डुअल रिलेशनशिप्स, मोर देन वन रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट। आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट से दोहरा रिश्ता रखेंगे। एक रिश्ता होगा आपका एक दोस्त की मानिंद, और एक रिश्ता होगा काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की मानिंद। आप अपना साइकोलॉजिस्ट होना भी बहाल रखोगे और एक फ्रेंडशिप भी बहाल रखोगे, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल रिश्ता होगा काउंसलिंग का। मोर देन वन रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट, फॉर एग्जांपल द काउंसलर इज अ फ्रेंड एंड द काउंसलर। एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट एक दोस्त का रिश्ता भी रखता है अपने क्लाइंट के साथ, कि दोस्त के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं, दोस्त को तजावीज़ दी जाती हैं, दोस्त को गाइड किया जाता है, दोस्त को रहनुमाई फराहम की जाती है, और उसी दौरान वो एक काउंसलर या एक प्रोफेशनल का भी उसके साथ रिश्ता रखेगा। शुड बी अवॉइडेड व्हेन पॉसिबल। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की बात की गई है। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद क्लाइंट्स आर स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड एंड इन सम स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल ऑफेंस। कुछ रियासतों में तो सेक्सुअल एक्टिविटी को बिल्कुल ही जुर्म करार दिया है कि एक साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में मुब्तला हो जाए, ठीक है। अपने क्लाइंट के साथ किसी किस्म का सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना ममनू करार दिया गया है। कुछ रियासतों में तो ये बाकायदा जुर्म है। टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंट ट्रीटमेंट थेरापिस्ट नीड टू, एक अच्छा इलाज मुआवजा करने के लिए थेरापिस्ट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए कुछ एरियाज़ में, जैसे कि ओनली प्रोवाइड सर्विसेज फॉर विच दे आर क्वालिफाइड, कि वो सिर्फ वही सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसमें वो तरबियती याफ्ता है, जिसकी क्वालिफिकेशन उसने ले रखी है। उसके बाद क्या होगा? एक्यूरेटली रिप्रेजेंट देयर क्रेडेंशियल एंड क्वालिफिकेशंस, अपनी असनाद, अपनी क्वालिफिकेशन को जो है जितनी है एक्चुअल में वही बयान करे, वही दिखाए। ये ना हो कि मैट्रिक पास हो और वो दांत निकाल रहा हो, लोगों के इलाज मुआवजे कर रहा हो, ठीक है। जितनी उसके पास क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे अपने दायरा कार को, अपने क्लिनिक को चलाना होगा, ठीक है। एक्यूरेटली रिप्रेजेंट देयर क्रीडेंशियल्स एंड क्वालिफिकेशंस, कीप अप ऑन करंट इंफॉर्मेशन ऑफ द फील्ड, जिस फील्ड से रिलेटेड वो इलाज मुआवजा कर रहा है, जो भी उसका प्रोफेशन है, उसके बारे में जो हालिया इंफॉर्मेशन है, जो करंट स्टडीज़ हैं, उसे वो पता होनी चाहिए। अप टू डेट रहना होगा उसे, स्पेशली इन स्पेशलिटी एरियाज़। स्पेशलिटी एरियाज़ में उसे अप टू डेट रहना होगा। वो प्रैक्टिस कर रहा है ना क्लिनिक में, तो उसे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, नए आने वाले टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसे नए डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसे करंट रियलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। गॉट इट? सीक काउंसलिंग व्हेन दे हैव पर्सनल इश्यूज, अगर साइकोलॉजिस्ट को खुद कोई नफ्सियाती मसाइल का सामना हो या कोई दीगर और मसाइल का सामना हो, तो उसे भी काउंसलिंग लेनी होगी।
ये नहीं है कि वो सोचे कि मैं तो खुद प्रोफेशनल हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एथिक्स कहते हैं कि जब साइकोलॉजिस्ट को कोई मसला होगा दरपेश तो वो भी काउंसलिंग लेगा किसी से। इसके बाद है मैल प्रैक्टिस। ये बेज़ाब्तगी को कहेंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप क्लिनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं जबकि आप एलिजिबल नहीं है क्लिनिक प्रैक्टिस के लिए, या आप क्लिनिक प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे, जितना उसका हक होना चाहिए वो हक आप अदा नहीं कर रहे। Malpractice occurs when a counselor fails to provide care that is generally provided by other professionals and it results in injury to the client। जब क्लाइंट के साथ आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो सही ना कर सकें, जैसे बाकी प्रोफेशनल्स इलाज कर रहे हैं आप वैसे इलाज ना कर पाओ, तो ये मैल प्रैक्टिस होगी, ये बेज़ाब्तगी होगी कि आपने क्लिनिक के जो रूल्स हैं, जो एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसे फॉलो नहीं किया, आप अपने क्लाइंट की केयर नहीं कर सके जितनी आपने केयर करनी थी। द काउंसलर हैड अ ड्यूटी टू द क्लाइंट। एक काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी है कि वो क्लाइंट की केयर करे, वो क्लाइंट को अच्छे अंदाज से क्योर करने की कोशिश करे। द ड्यूटी ऑफ केयर वॉज नॉट मैट। अगर ये ड्यूटी नहीं वो पूरी करता तो ये मैल प्रैक्टिस है, इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इसे प्रैक्टिस करने का कोई हक नहीं है। अगर ये अपने क्लाइंट का प्रॉपर केयर नहीं कर सकता, क्लाइंट की प्रॉपर गाइडेंस नहीं ये फराहम कर सकता, ये प्रोफेशनल एथिक्स के ख़िलाफ़ है कि ऐसा बंदा फिर भी अपना क्लिनिक रन करता रहे। गॉट इट। नेक्स्ट होगा टच इन थेरेपी इज नॉट इनहेरेंटली अनएथिकल। ड्यूरिंग साइकोथेरेपी फिजिकल टच अलो है, ये मना नहीं है, ये ममनू नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ कल्चर्स में इसके मुख्तलिफ मानी होते हैं, ठीक है। हमारे कल्चर में आप अपने क्लाइंट को टच करोगे तो ये अच्छा नहीं समझा जाएगा, ठीक है, या आपका टच करने का अंदाज क्या है, गुड सेंस है, बैड सेंस है, ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। आम तौर पे जेंडर भी मैटर करती है। ऑपोजिट जेंडर्स जो हैं, साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट, ये बेनिफिशियल होता है